आज करेंगे हम नोट्स के बारे में। सबसे पहला प्रश्न बनता है हमारा अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र की परिभाषा के लिए हम साधारण शब्दों में ये लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र धन से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन है। जबकि विस्तृत परिभाषा के लिए हमें बताना पड़ेगा अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है जिससे अपनी असीमित आवश्यकताओं को वो संतुष्ट करेगा, लेकिन साधन कैसे हैं हमारे पास सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह का करने को हम अर्थशास्त्र कहेंगे। फिर है हमारे पास धन संबंधित परिभाषा, जो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में लिखी थी। इनके अनुसार अर्थशास्त्र धन से संबंधित सभी क्रियाओं का ध्यान, मतलब जो पैसे से संबंधित जो भी काम होगा वो अर्थशास्त्र कहा जाता है। फिर भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी डॉक्टर मार्शल ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसमें उन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। भाई मानव जाति के बारे में बताता है। यह व्यक्तिगत या पर्सनल और सामाजिक लोगों के उन कार्यों का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध, जिसका महत्वपूर्ण संबंध किससे है, जिसका मेन संबंध किससे है, कल्याण प्रदान करना और भौतिक पदार्थों की प्राप्ति करना। जो समाज में पदार्थ मिलते हैं उनको किस तरह से प्राप्त करना, यही अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे आती है हमारे पास नेक्स्ट दुर्लभता संबंधी परिभाषा, जो प्रोफेसर रॉबिन्सन ने दी। इन्होंने अपनी पुस्तक में एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में बताया कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों, जो ऐसे साधनों का उपयोग करना है जिनके बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, और उद्देश्य से संबंध रखने वाला जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन साधनों का उपयोग करना है। जैसे दूध का उपयोग हमें किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है, बिना उसको वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट है विकास संबंधी परिभाषा, ये सैमुअलसन ने दी थी। इनके अनुसार अर्थशास्त्र उस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य मुद्रा या मुद्रा के बिना विभिन्न वस्तुओं के वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों का किस प्रकार प्रयोग करता है, कि दुर्लभ साधनों का उपयोग वो किस तरह से करता है, या तो खरीद कर या फिर किसी दूसरे अन्य तरीके से उन वस्तुओं को लेकर अपने असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार से संतुष्ट करेगा, ही अर्थशास्त्र कहलाता है। कहने का मतलब है कि असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मुद्रा के माध्यम से कार्य करेगा या फिर बिना मुद्रा के माध्यम से आवश्यकताओं को संतुष्ट करना अर्थशास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। ऐसी क्रियाएं जो धन का सृजन करती है, साधारण शब्दों में कहेंगे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए दुर्लभ साधनों के उपयोग करने से। जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आज हमें पहले हमें रंगीन टीवी की मांग होती थी, अब फिर क्या है, समय बदलते बदलते हमें अब कलर टीवी की मांग शुरू होगी, कलर टीवी के बाद एलसीडी की मांग। मतलब मनुष्य की आवश्यकताएं ऐसी नहीं है कि वो जो ख़त्म हो जाएं, वो लगातार बढ़ती जाती हैं। तो उनके लिए साधनों को संतुष्ट करने के लिए जो काम किया जाता है वो आर्थिक क्रियाएं कहती हैं। सबसे पहले उत्पादन, जिनका संबंध वस्तु सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि करना। उपयोगिता में वृद्धि मतलब किसी गुणों में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। गुणों में वृद्धि होनी तो उत्पादन कहलाएगा, मूल्य में वृद्धि होगी तो उत्पादन कहलाएगा। तो इन सब चीज़ों का होना किसी वस्तु के में, तो वो उत्पादन कहलाएगा। जैसे गेहूं का रूप बदलकर जिस तरह आटे से बिस्किट बनाए जाते हैं, तो उसका रूप बदलना उत्पादन कहलाएगा। फिर उपभोग, जिसको कंजम्पशन कहते हैं, जिसका संबंध व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु सेवाओं का उपयोग करना है। यदि हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं
खाने के लिए या किसी काम करने के लिए, तो उसको उपभोग कहेंगे, कंजम्पशन कहेंगे। फिर है निवेश, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पूंजीगत वस्तुओं को में किया गया व्यय, पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें, भवन या ज़मीन आदि चीज़ों में किया गया जो व्यय होता है उसको हम निवेश कहेंगे, जो दीर्घकाल में हमारी आय में वृद्धि करता है, लंबे समय के बाद हमें कुछ आय देगा, पहले से ज़्यादा आय देगा, वो निवेश कहलाता है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास विनिमय, वस्तु सेवाओं का क्रय विक्रय, लेना और देना और बेचना, एक तरह की क्रियाओं को विनिमय कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज। अब है हमारे पास व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्यष्टि को कहते हैं माइक्रो मतलब छोटा, समष्टि का मतलब होता है मैक्रो मतलब बड़ा। व्यष्टि में एक फर्म, एक उद्योग, एक अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति से संबंधित या एक इकाई से संबंधित समस्याओं के बारे में जानना है, उसकी आर्थिक समस्याओं के बारे में जानना है, तो वो कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। यदि सभी फर्मों, सभी उद्योगों, सभी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानने को कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। उदाहरण के लिए यदि हम एक व्यक्ति, एक आदमी के बारे में जान रहे हैं तो उसे कहेंगे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र। यदि हम सभी व्यक्तियों के बारे में जानना है कि पूरे दिन में क्या खर्च करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं सभी लोग, तो वो क्या कहलाएंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र को दो बराबर भागों में रेगनर फ्रिश ने 1933 में बांटा था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ और अंतर भी है। जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में का मुख्य समस्या क्या है, कीमत, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है आपस में निर्भरता, एक दूसरों पर डिपेंड रहना। व्यष्टि में समष्टि चर स्थिर रहते हैं, समष्टि में व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं। कीमत सिद्धांत इसका एक मुख्य समस्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र की, और समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार सिद्धांत, कई सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, इस तरह की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब है हमारे पास उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं इसे। इसमें केंद्रीय समस्याएं, कुछ अर्थव्यवस्था की समस्याएं होती हैं केंद्रीय, उनका किस तरह से निपटारा किया जाता है, किस तरह उनको सॉल्व किया जाएगा, उसे कहेंगे उत्पादन संभावना वक्र में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। इस तरह का जो वक्र होता है उसे कहते हैं हम, जो ऊपर से नीचे की ओर होता है उसे कहते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको पीपी वक्र से भी लिखते हैं। अब ये वक्र है क्या, अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संयोग, जो हमारे पास दिए संयोग मतलब कॉम्बिनेशंस हैं कुछ, और तकनीक से, और दी हुई तकनीक है कि उनके अलावा और तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना है, और उन साधनों के अलावा और साधनों का उपयोग नहीं करना है, कि वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। यदि हम उस तकनीक और उस साधनों का उपयोग करते हुए ऐसी उत्पादन को प्रकट करना है जो अधिकतम उत्पादन कर सके, मतलब गेहूं है हमारे पास और कपड़ा है, ये दो ही साधन है, दो ही वस्तुओं को उत्पादन करना है, और साधन भी हमारे पास सीमित है। इन दोनों साधनों का इस तरह से उपयोग करना है कि उत्पादन अधिक हो। इसमें चित्र में दिखाया गया है जैसे कि यदि हमें कपड़े का उत्पादन अधिक करना है तो हमें गेहूं का उत्पादन कम करना पड़ेगा। ये चीज़ दिखा रहा है, देखिए, जैसे ये बता रहा है कि कपड़े का हमें इतना ज़्यादा उत्पादन करना पड़ रहा है, जबकि गेहूं का हमें उत्पादन इतना करना पड़ रहा है। तो यदि हमें कपड़े का उत्पादन अधिक करना है तो हमें गेहूं का उत्पादन कम करना पड़ेगा, और यदि हमें गेहूं का उत्पादन अधिक करना है तो कपड़े का उत्पादन इतना कम करना पड़ेगा, और गेहूं का उत्पादन इतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो साधन है वो सीमित मात्रा में है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे केंद्रीय समस्याओं को हम किस तरह से निपटारा करेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना, भी कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। हमें सबसे पहले ये निर्णय लेना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना है, जैसे हमें कपड़े का उत्पादन अधिक करना है या गेहूं का उत्पादन अधिक करना है, इस बात का निर्णय लेना पड़ता है। यदि हमें गेहूं का अधिक उत्पादन करना है तो हमें कपड़े का उत्पादन कम करना पड़ेगा, और यदि हमें कपड़े का उत्पादन अधिक करना है तो हमें गेहूं का उत्पादन कम करना पड़ेगा।
यदि गेहूं का करना है तो कपड़े का कम करना पड़ेगा, मतलब एक का कम करना पड़ेगा तो ही हम दूसरे का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन जो हैं वो सीमित मात्रा में है। हमें एक से हटाकर उन साधनों का उपयोग, जैसे श्रमिक है, मजदूर हैं, उनको हम एक जगह से हटाकर दूसरी जगह उपयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो साधन है वो सीमित मात्रा में ही है। अब केंद्रीय समस्याओं का नेक्स्ट स्टेप है उत्पादन कैसे करना, हाउ टू प्रोड्यूस। तो किस तरह से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करने के बारे में है। हमारे पास दो तकनीक होती है, एक होती है पूंजी प्रधान तकनीक जिसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है श्रम प्रधान तकनीक जिसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक पूंजी प्रधान तकनीक कहा जाता है। जिसे पूंजी प्रधान मतलब मशीनों से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा उत्पादन करने के लिए, उसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव पूंजी प्रधान। और जिसमें श्रमिक मतलब मजदूरों से ज़्यादा काम किया जाएगा उसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इनमें से हमें देखना पड़ता है कि कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। अब है साधनों का पूर्ण उपयोग, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यदि हम साधनों का पूर्ण उपयोग करते हैं तो नेचुरली उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम साधनों का अपूर्ण उपयोग, कम उपयोग करेंगे तो उत्पादन में कमी आएगी। यदि हम साधनों का अपूर्ण उपयोग करते हैं मतलब कम प्रयोग करते हैं, कुछ साधन बिना उपयोग के रह जाते हैं, तो उस स्थिति में ई और ए जो दिखाया गया है वो वक्र ये दर्शाते हैं कि साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है, जिसके कारण उत्पादन कम हुआ है। जबकि पीपी रेखा पर दिखाए गए सहयोग ए बी सी ये बताते हैं कि साधनों का पूर्ण उपयोग होने के कारण उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। अब नेक्स्ट है साधनों का विकास, हाउ टू डेवलप सोर्सेज। यदि साधनों का विकास होता है तो उत्पादन में वृद्धि होगी, यदि साधनों का विकास नहीं होता है तो उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाएगी, जैसे पीपी रेखा के द्वारा चित्र में दिखाया गया है। यदि साधनों का विकास होता है तो अगर साधनों को ग्रो किया जाए तो उत्पादन में पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन में वृद्धि होगी। या तो कपड़े का उत्पादन बढ़ेगा या फिर कपड़े और गेहूं दोनों का उत्पादन बढ़ने लगेगा। जैसा ये दिखाया गया है, पीपी संयोग बताते हैं कि उत्पादन में वृद्धि पहले से अधिक हुई है। क्यों? क्योंकि ये कर्व आगे की ओर शिफ्ट हो गया। ये बताता है जैसे पहले उत्पादन के साधन हम कपड़े का 10 और गेहूं का 10 हो रहा था। अब पीपी वक्र बढ़ने के कारण कपड़े का 20 बढ़ गया और गेहूं का भी आगे की तरफ बढ़कर 20 होने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती है, उनका उत्पादन भागना वक्र में किस तरह से निपटारा किया गया था, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास केंद्रीय समस्याएं क्या होती है और उनका समाधान कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारी केंद्रीय समस्याएं आती है, किसी अर्थव्यवस्था की समस्याओं को जो मुख्य समस्याएं होती हैं उनको केंद्रीय समस्या कहा जाता है। सबसे पहले थी किन वस्तुओं को उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सबसे पहले आता है किन वस्तुओं को उत्पादन करना है, कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उपभोक्ता वस्तुओं का जिनका लोग उपभोग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूंजीगत मशीनों वगैरह का उत्पादन किया, या युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन करना है। फिर आता है कितनी मात्रा में करना है, उनको बनाना कितना है। जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था में आजकल ये निर्णय ले रहा है कि भाई कोविड वैक्सीन का उत्पादन करना है और किसके लिए करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये इस तरह के निर्णयों को हम केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। फिर आता है अगला हमारे पास उत्पादन कैसे करना है, उत्पादन की कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया है, पूंजी प्रधान करें या श्रम प्रधान। अमेरिका में पूंजी प्रधान तकनीक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में श्रम प्रधान तकनीकों का इस्तेमाल किया जिसमें मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनको भी रोज़गार मिल सके। फिर आता है साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ सोर्सेज। तो साधनों का पूर्ण उपयोग किस तरह से किया जाए, साधनों का इस तरह से उपयोग करें कि कोई भी साधन कम उपयोग के ना रहे। नेक्स्ट आता है हमारे पास साधनों का विकास, साधनों का विकास कैसे किया जाए, उनकी कुशलता
प्रशिक्षण में वृद्धि कैसे की ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही ख़त्म होता है। अगले क्वेश्चंस हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।